नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश फिर बनेंगे सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नए चेहरे। दिल्ली में तैयार हुआ नया पावर प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में बड़ा खेल, तेज प्रताप ने कर दिया एनडीए का समर्थन, रोहिणी को जेजेडी में आने का दिया ऑफर। आगे खबर में आपको बताएंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या घर वापसी की कर रहे तैयारी, एनडीए की जीत से हुए गदगद, नीतीश कुमार के लिए भी दिया बड़ा बयान। आगे आपको बताएंगे कि बिहार जीत के बाद अब बीजेपी का अगला एजेंडा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या है, बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि 3 राज्यों में बारिश और ठंड का डबल अटैक, दिल्ली, यूपी और बिहार वाले रहे अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश फिर बनेंगे सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नए चेहरे। दिल्ली में तैयार हुआ नया पावर प्लान। जी दोस्तों, बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर चहलकदमी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आधारित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार का ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के नाम पक्की है और अभी तक उप मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस बार उप मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि शासन और प्रशासन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए और जेडीयू ने मिलकर तय किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के पास रहेगी। इस बारे में एक आधिकारिक ट्वीट में जेडीयू के ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बताया गया था। इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके पीछे कारण है भाजपा जेडीयू गठबंधन में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बजाय जेडीयू को यह मौका देने का निर्णय लिया है, ताकि गठबंधन के अंदर संतुलन और तालमेल पहले की ही तरह बरकरार रहे और किसी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बड़ा खेला, तेज प्रताप ने कर दिया एनडीए का समर्थन, रोहिणी को जेजेडी में आने का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो गया है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और उसके साथ साथ तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी बहन रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी जेजेडी में आने का ऑफर दिया है। जनशक्ति जनता दल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। रोहिणी आचार्य को पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पद का प्रस्ताव दिया गया। जेजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने ये जानकारी दी। विधानसभा चुनाव में शर्मनाक पराजय और परिवार में बेटे बेटी के बीच घमासान का तनाव झेल रहे लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव जिस भाजपा से लड़ते रहे, उनके बेटे तेज प्रताप यादव उसी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के साथ जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल एनडीए को नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया है और तेज का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राजद, लालू और तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी की हार का जवाब नहीं सूझ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा क्या घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की जीत से हुए गदगद, नीतीश कुमार के लिए दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत के बाद भाजपा से बगावत करने वाले पुराने दिग्गज भी अब बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। राज्य में जेडीयू भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 202 सीटें मिली है और ये एक बहुत बड़ी जीत है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा और जेडीयू को क्रमशः 89 और 85 सीटें मिली है। इन चुनाव परिणाम में चंद रोज पहले तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दौर खत्म होने की भविष्यवाणी करने वालों को करारा जवाब मिला है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार के नब्ज को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में अब पुराने बागी भी नीतीश और भाजपा की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम है टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने इस शानदार जीत पर जेडीयू और भाजपा को दिल खोलकर बधाई दी है और इस एक्स पर एक पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि बधाई हो बिहार के लोगों को उनकी पसंद की सरकार जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था और सबसे सम्मानित सज्जन राजनेता नीतीश कुमार के नेतृत्व के लिए, जो बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भरोसेमंद, आजमाए हुए, परखे हुए और सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम किया। उनके आसपास के सभी लोगों और पार्टियों को भी बधाई। ईश्वर सबका भला करे और सभी को बधाई। जय बिहार, जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार जीत के बाद अब बीजेपी का अगला एजेंडा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर
आया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। चर्चा है कि बीजेपी इसी महीने यानी संसद सत्र शुरू होने से पहले ये कर सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बीजेपी के भीतर चर्चा है कि बिहार चुनाव में प्रचंड जीत का असर अध्यक्ष के चयन पर दिख सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अब अध्यक्ष के चयन में बीजेपी नेतृत्व की पसंद का वेटेज ज्यादा हो सकता है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही पूरा हो गया था। फिर उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद भी कई विधानसभाओं के चुनाव हुए और उनका एक्सटेंशन चलता रहा। अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर चर्चा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। नए अध्यक्ष का पहले ऐलान नहीं होने के पीछे एक ये भी वजह मानी जा रही थी कि बीजेपी और संघ के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 राज्यों में बारिश और ठंड का डबल अटैक, दिल्ली, यूपी और बिहार वाले रहें अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश से मानसून कब का चला गया, लेकिन 3 राज्यों में बारिश और तूफान एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इस भारी बारिश के चलते कई राज्यों में ठंड बढ़ जाएगी। वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार में अब ठंड अपना रौद्र रूप दिखाएगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। देश के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 नवंबर को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इस मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ ठंड का भी जोरदार अटैक होगा। लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 17 नवंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। सुबह और शाम के समय बाइक चलाने वाले लोग गर्म कपड़े जरूर पहने। वहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक लुढ़क कर आ जाएगा। दोनों पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर से ठंड अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगी। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में सुबह के समय शीतलहर चलने की संभावना है। बच्चों और बुजुर्ग को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 17 नवंबर को लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 17 नवंबर से बिहार में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, जिससे ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। सुबह के समय सीमांचल और मिथिलांचल के कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया और किशनगंज में ठंड मुश्किलें बढ़ाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकी संगठनों का नया षड्यंत्र, अब कश्मीर घाटी की जगह पाकिस्तान, बांग्लादेश में आतंकियों की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के बाद कई और तथ्य सामने आए हैं। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि ISI भारत में आतंकवाद के लिए अब आतंकियों की भर्ती कश्मीर में करने के बजाय पाकिस्तान व बांग्लादेश में करने लगी है। ऐसा केंद्र सरकार की घाटी में बढ़ती कार्रवाई के बाद किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही कहते हैं कि घाटी में पिछले कुछ वर्षों में सैन्य बलों की सख्ती के चलते पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की कमर टूटी है। वो सख्त निगरानी के कारण लोकल रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अब नया पैंतरा अपनाते हुए आतंकियों को बांग्लादेश व पाकिस्तान में बुलाकर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है और ये पिछले दिनों की चल रही जांच में सामने आया है। वर्ष 1983 से 85 व 94 से 95 तक कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम और राजौरी में तैनात रहे लेफ्टिनेंट जनरल RP शाही कहते हैं कि संभव नहीं है कि महज 3 से 4 महीने में 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर लिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तनाव के बीच भारत क्यों आ रहे बांग्लादेश के NSA, अजीत डोभाल भी बैठक में रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान 19 से 20 नवंबर को दिल्ली में होने वाले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आएंगे। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के सूत्रों का कहना है कि रहमान 18 नवंबर को ही दिल्ली पहुंच सकते हैं। उनकी हाई प्रोफाइल यात्रा की सूचना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के प्रेस ऑफिस के जरिए सामने आई, जिसके मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस संवाद में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी समकक्ष को भी न्योता भेजा है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। यूनिस प्रशासन के साथ अनबन के बीच ये दौरा बेहद अहम है, वो भी तब जबकि दोनों देशों के बीच उच्च नेतृत्व के स्तर पर एक सीमित एंगेजमेंट देखने को मिला है। अप्रैल में PM मोदी और यूनिस के बीच अप्रैल में बैंकॉक में हुए बिम्स्टेक समिट के इतर हुई मुलाकात के बाद भी दोनों देशों के बीच बर्फ खास नहीं पिघल पाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागालैंड में कॉर्पोरेट निवेश व कौशल विकास को मिल रही मजबूती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागालैंड में कॉर्पोरेट निवेश और
कौशल विकास को मिल रही मजबूती, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड में कॉर्पोरेट निवेश में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के युवाओं का उन्नत कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, दीमापुर स्थित नागालैंड टूल रूम व प्रशिक्षण केंद्र में AI एवं भविष्य कौशल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करते हुए सीतारमण ने कहा कि इस नए युग का उदाहरण 2 प्रमुख कार्यक्रम है। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोहिमा में टाटा समूह के साथ सहयोग और उन्नत AI संचालित विनिर्माण और 3D प्रिंटिंग तकनीक पेश करने के लिए दीमापुर में CYIENT फाउंडेशन के साथ साझेदारी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में प्रचंड जीत के बाद यूपी की ओर बढ़ेगा बीजेपी का रथ, 4 मोर्चों पर रहेगी सबकी नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। बिहार में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी ने देश के सबसे बड़े राज्य में जीत का रथ मोड़ दिया है। ऐसे आने वाले दिनों में पार्टी को लेकर कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी का पूरा फोकस अब मिशन यूपी पर ही रहने वाला है, जिसे देखते हुए अब योगी सरकार की कैबिनेट और पार्टी के संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से लंबित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के काफी समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी खींचतान की वजह से अब तक इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया है। बीजेपी किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे जातीय समीकरण को साधा जा सके। चर्चा है कि बीजेपी ओबीसी समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दाव चल सकती है। इस रेस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा पार्टी दलित चेहरे को लेकर भी मंथन कर रही है, जिसमें रामशंकर कठेरिया और ब्राह्मण चेहरे के तौर सांसद दिनेश शर्मा के नाम की भी चर्चा हो रही है। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी इसे भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रही है। पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव का असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों मिली हार के बाद बीजेपी अब राज्य में हर फैसला सोच समझकर उठा रही है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस महीने से SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 22 साल बाद कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण पर भी पार्टी ने पूरी नजर बनाए हुए है और इसके लिए बीजेपी मंडल, विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर अलग अलग वॉर रूम बनाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार बीजेपी में 2 नेताओं का बढ़ेगा कद, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अमित शाह ने खुद किया था बड़ा आदमी बनाने का वादा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को अनुशासित करने में जुट गई है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने जीत की जुलूस और रैली पर रोक लगाते हुए आचार संहिता की अवधि को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी में चुनाव परिणाम के बाद के हालात पर विचार कर रहे हैं। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता ये भी विचार कर रहे होंगे कि पार्टी के किन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसकी एक झलक गृहमंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिल गई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के लोगों से वादा किया था कि अगर वो उनकी गुजारिश पर इन 2 नेताओं को जिताकर भी भेजते हैं तो वो उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान जब गृहमंत्री अमित शाह अपने पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उस विधानसभा के लोगों से वादा किया था कि अगर वो उन्हें जिताती है तो शाह खुद उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। बिहार बीजेपी के ये 2 नेता सम्राट चौधरी और सुनील कुमार पिंटू हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीत कर लौटे हैं और सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी में चुनाव जीते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दंगा नियंत्रण में सुधार के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, यूपी पुलिस को मिलेंगे 9.70 करोड़ के नए वज्र वाहन। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात देते हुए दंगा नियंत्रण के लिए 9.70 करोड़ रुपए के वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संवेदनशील शहरों में वज्र वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि किसी आपात स्थिति में पुलिस प्रभावी नियंत्रण कर सके। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई मौकों पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के सामने कड़ी चुनौती होती है, लेकिन अब कैबिनेट ने वज्र वाहनों की खरीद के लिए 9.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करके इस चुनौती से निपटने का प्रयास किया है। बता दें कि पिछले साल भी उत्तर प्रदेश पुलिस को 41 दंगा नियंत्रण वाहनों के लिए बजट स्वीकृत किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयशंकर ने की भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा, दोनों देशों की साझेदारी मजबूत करने के लिए दूतावासों को सराहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में भारत के महा वाणिज्य दूतों के सम्मेलन में वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना की। महावाणिज्य दूत सम्मेलन में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख नामग्या खाम्पा के साथ साथ अटलांटा, बॉस्टन, शिकागो, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक दिन पहले जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की थी और उनके साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश, संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से आए हथियारों से देश में बड़े हमले की थी तैयारी। गुजरात एटीएस ने दबोचा एक और संदिग्ध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। देश में आतंकी साजिश रचने वाले कई संदिग्धों पर शिकंजा कसने के बाद गुजरात एटीएस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों से कनेक्शन मिला है। पंजाब पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में थी, लेकिन अब गुजरात एटीएस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध व्यक्ति पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से जुड़ा है और भारत में आतंकी साजिश रचने वाले संदिग्धों को हथियार मुहैया करवाता है। गुजरात एटीएस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि संदिग्ध की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी बिल्ला के रूप में हुई है। पंजाब पुलिस से मिली सूचना के बाद उसे पंचमहल के हलोल जिले से हिरासत में लिया गया है। गुजरात एटीएस ने अपने बयान में कहा कि संदिग्ध को पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पंजाब के गुरदासपुर में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उस पर भारत में आतंक गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों की मदद करने का आरोप है। साथ ही वो सीमा पार पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार और डेटोनेटिंग ग्रेनेड भारत में लेकर आता था और इसे संदिग्धों को सौंप देता था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले लोकतंत्र को बहाल करना होगा। बांग्लादेश लौटने के लिए शेख हसीना ने रखी एक शर्त। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल हिंसा के बाद भारत आ गई थी, जिसके बाद से ही वो राजधानी दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में अगले साल की शुरुआत में आम चुनावों का ऐलान किया गया है। हालांकि हसीना की अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया है और एक खास बातचीत में शेख हसीना ने कहा कि अवामी लीग को छोड़कर किसी भी चुनाव को वैध नहीं माना जा सकता और उन्होंने एक तरह से शर्त रखी कि उनके बांग्लादेश लौटने के लिए पहले स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र को बहाल करना होगा। उन्होंने बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव पर कहा कि ये इलेक्शन एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा गढ़े गए एक असंवैधानिक चार्टर के तहत करवाए जा रहे हैं। इसी सरकार ने यह शर्त रखी है कि 9 बार निर्वाचित होने वाली पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसी वजह से लाखों वोटर्स अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। शेख हसीना ने कहा कि फिर चाहे हम सरकार में हो या फिर विपक्ष में, हमारी पार्टी अवामी लीग की ताकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 100 किलो मेफेड्रोन और 40 करोड़ कीमत। राजस्थान में ड्रग लैब का भांडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सिरोही जिले के दंतराई गांव के एक सुदूर फार्म हाउस से पुलिस ने ऐसी गुप्त लैब का खुलासा किया जिसे देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई। मेफेड्रोन जैसी सिंथेटिक उत्तेजक और मनोदैहिक ड्रग की अवैध फैक्ट्री बेहद सुनसान इलाके में चल रही थी। इसका संचालन कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि सिविल सर्विस की तैयारी कर चुका एक शख्स कर रहा था। ये कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने 6 नवंबर को की है। पहले से ऐसी सूचना मिल रही थी कि एक फार्म हाउस में संदिग्ध रसायन और भारी मशीनरी लंबे समय से जमा की जा रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें ड्रम, पैकेट और उपकरणों का वो स्टॉक मिला जो किसी पेशेवर केमिकल लैब से कम नहीं था। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए रसायनों का कुल वजन सैकड़ों किलोग्राम है, जो लगभग 100 किलोग्राम मेफेड्रोन तैयार करने के लिए पर्याप्त था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 40 करोड़ रुपए आंकी गई और शुरुआती जांच में ही संकेत साफ थे कि ये सेटअप किसी सामान्य ऑपरेशन से कहीं बड़ा है और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है। जोधपुर एनसीबी की टीम को जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत सिरोही पहुंची। मौके का निरीक्षण करने के लिए गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की टीम को बुलाया गया। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए संकल्प के साथ करेंगे काम। बिहार चुनाव में एनडीए की सुनामी वाली जीत के बाद अब पीएम मोदी का ये पहला मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा
विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को सुशासन और विकास की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत हमें बिहार के लिए एक नए संकल्प के साथ काम करने की प्रेरणा देगी। बिहार चुनाव के नतीजे में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राजद और कांग्रेस की महागठबंधन 50 के अंदर सिमट कर रह गई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने जीत के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया और कहा कि मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं।